गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर जिज्ञासा पांडे, भारतीय विश्वविद्यालय दुर्ग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से। कल की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली मेथड के बारे में पढ़ा था। उसके आगे का टॉपिक आज देख ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ये टॉपिक आ रहा है उसके बाद कि डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चनर, यानी हमारे प्रश्नावली का प्रारूप कैसा होना चाहिए। एक शोधकर्ता को प्रश्नावली के प्रारूप को इस तरह से विकसित करना चाहिए जिससे अन्य शोधकर्ता उसको मान्यता दे सके, यानी उसको मान सके। अधिकांश प्रश्नावली को रद्दी की टोकरियों में डाल दिया जाता है। अधिकांश प्रश्नावली को क्या किया जाता है? रद्दी की टोकरियों में डाल दिया जाता है। एक प्रश्नावली को आकर्षित बनाने के लिए ऐसा शीर्षक चुनना चाहिए जो आकार में छोटा हो और शोध समस्या का विवरण प्रस्तुत कर सके। कैसा होना चाहिए? आकार में छोटा होना चाहिए जो शोध समस्या का विवरण प्रस्तुत करे, और एक प्रश्नावली को समुचित रूप में छपवाना चाहिए और अच्छे कागज का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें प्रश्नों को एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित करना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि जब हम लोग प्रश्नावली क्वेश्चनर का डिज़ाइन रेडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले कि हमारे प्रश्न को एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित अरेंज करना चाहिए। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर आइटम्स, यानी प्रश्नावली के पदों का प्रकार कैसा होना चाहिए। तो प्रश्नावली में मुख्य रूप से दो प्रकार के पदों का प्रयोग किया जाता है। पहला वह है कि पद वे होते हैं जिनके साथ उनके उत्तरों के लिए विकल्प भी दिए जाते हैं। पहला पद क्या है कि उनके साथ जिन क्वेश्चन के साथ उत्तरों का विकल्प दिया जाता है उनमें एक उत्तर का चयन किया जाता है। जैसे हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनमें ऑप्शन दे दिया जाता है 4 या 5, उनमें से आपको एक चीज चूज करना है। दूसरे प्रकार के पदों में कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, बल्कि सदस्यों को उत्तर देने की पूरी स्वतंत्रता होती है। जैसे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं हमारे, क्वेश्चन दे दिया जाता है, आंसर आपको कैसे देना है, कैसा भी दीजिए। इन दोनों प्रकार के पदों की अपनी एक विशेषताएं और उनकी सीमाएं होती हैं। पदों का एक निश्चित यानी क्लोज फॉर्म की विशेषता यह होती है कि सदस्य को पद के दिए गए विकल्पों में से एक को चयन करना होता है। अतः इनका उत्तर देना अपेक्षाकृत थोड़ा सरल होता है, और इसके अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तरों का अंकन करना और प्राप्तांकों को तालिका में व्यवस्थित करना भी सरल होता है। साथ ही इनका विश्लेषण और अर्थापान करना भी सुगम होता है। तो इस प्रकार के पदों का सबसे बड़ा दोष यह भी है, जहाँ एक और गुण है वहीं दूसरी ओर इनमें कुछ बुराइयां भी हैं। तो सबसे बड़ा दोष यह है कि सदस्य को उत्तर देने की स्वतंत्रता नहीं होती है। दिए गए विकल्पों के अतिरिक्त भी अधिक शुद्ध उत्तर हो सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों की रचना करना कठिन होता है। अब यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ क्वेश्चनर टेक्निक, यानी प्रश्नावली प्रविधि के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि प्रश्नावली की पाठ्य वस्तु, यानी जो कंटेंट ऑफ क्वेश्चनर होता है, इसमें दो प्रकार के प्रश्नों को महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं प्रश्नावली की, तो उनमें सबसे पहले यह है कि प्रश्नावली की पाठ्य वस्तु, मतलब इसमें दो प्रकार के प्रश्नों को महत्व दिया जाता है। पहला यह है कि शोधकर्ता इन प्रश्नों को क्यों पूछ रहा है, शोधकर्ता इन प्रश्नों को क्यों पूछ रहा है। और दूसरा यह है कि न्यायाधीश के जो सदस्य हैं वे इन प्रश्नों का उत्तर क्यों दे रहे हैं, जबकि उनका शोध कार्य से कोई संबंध नहीं होता है। प्रश्नावली के द्वारा किन सूचनाओं को एकत्रित करना चाहते हैं और उन्हें एकत्रित करके शोधकर्ता को क्या लाभ होगा, इसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न यह है कि ऐसे प्रश्न जिनका शाब्दिक उद्दीपनों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा होगा और उनकी परिभाषा देना चाहिए जिससे सदस्य उनका सही उत्तर दे सके। अगला है कि प्रश्नों के उत्तर देने की व्यवस्था होनी चाहिए, उन्हें समुचित निर्देशन भी दिए जाने चाहिए जिससे वे अपेक्षित रूप से उत्तर को दे सकें। अगला पॉइंट हमारा आ रहा है ट्राई आउट ऑफ क्वेश्चनर, यानी प्रश्नावली की जांच हमें कैसी करनी चाहिए कि हमारा प्रश्न कैसा है। तो प्रश्नावली की रचना का यह महत्वपूर्ण सोपान माना जाता है कि प्रश्नावली की जांच के लिए कुछ व्यक्तियों को दिया जाता है जिससे उसकी भाषा स्वरूप की व्यवहारिक आलोचना की जा सके, जिसके आधार पर प्रश्नावली का सुधार और विकास किया जा सके।
एक प्रश्नावली की जांच विशेषज्ञों की टिप्पणियों के आधार पर भी की जाती है। क्या? प्रश्नावली की जांच विशेषज्ञों की टिप्पणियों के आधार पर भी की जाती है और मूल्यांकन के समय जिन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं उनका परीक्षण सावधानीपूर्वक होना चाहिए अथवा करना चाहिए। यदि विशेषज्ञ प्रश्नावली के सुधार के लिए कुछ सुझाव देते हैं तो उसके अनुरूप उसमें परिवर्तन कर लेना चाहिए। प्रत्येक प्रकार की प्रश्नावली के लिए यह पूर्व परीक्षण आवश्यक होता है, जिससे इसकी व्यवहारिकता के संबंध का पता चलता है। प्रश्नावली के पूर्व परीक्षा में प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा निम्नलिखित बातों की ओर संकेत करती है कि किस प्रकार से उनकी जांच की जा रही है। तो पहला इसमें यह है कि सापेक्षित व्यय तथा प्रभावशीलता अन्य प्रश्नावली की तुलना में प्रभावशाली और मितव्ययी होना चाहिए। दूसरा यह है कि जिन लोगों को प्रश्नावली हल करने के लिए दिया गया है उन्होंने प्रश्नावली के प्रश्नों को स्वीकार किया है अथवा नहीं। तीसरी बात यह है कि प्रश्नों का रूप पूर्ण रूप से और उनके उत्तरों का अर्थापान होना चाहिए, यानी उसमें इंटरप्रिटेशन उनका किया जाना चाहिए। चौथा यह है कि उत्तरों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए, स्टैटिकल टूल्स का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा आ रहा है स्कोप ऑफ क्वेश्चनायर टेक्निक, यानी प्रश्नावली के पदों में सुधार किस प्रकार, क्या क्या सुधार होने चाहिए हमारे प्रश्नावली में। तो सबसे पहले यह है कि इनमें उन शब्दों की परिभाषा देनी चाहिए जिनका अर्थापान प्रायः इंटरप्रिटेशन प्रायः गलत करते हैं या कुछ शब्दों को कई अर्थों में प्रयोग कर देते हैं, इसलिए अपने संदर्भ के अर्थ को देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घोड़े का क्या मूल्य है या आपके घोड़े का क्या मूल्य है। यहाँ पर मूल्य शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, परंतु यहाँ मूल्य शब्द का अर्थ बाजार की कीमत से होता है। क्या? बाजार की कीमत से होता है। दूसरी बात यह है कि प्रश्नों की रचना में विशेषण और क्रिया विशेषण का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। साधारणतः इनका प्रयोग समुचित रूप में वैसे नहीं किया जाता है। तीसरी बात यह है कि दो नकारात्मक शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा कथनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसका प्रभाव हमारी जाति पे पड़े, धर्म पे पड़े और संस्कृत पे पड़े। तो ऐसे कथन का प्रयोग से हमें बचना चाहिए। और वहाँ पे प्रश्नों की रचना करते समय विकल्पों का प्रयोग भी बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे विवाहित है तो उसको हाँ या ना में जवाब देना चाहिए, यानी ऐसे विकल्पों का प्रयोग करना चाहिए। द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन शब्दों पर बल देना चाहते हैं उन्हें रेखांकित कर देना चाहिए अथवा काले अक्षरों से उस पर थोड़ा सा मुद्रण कर देना चाहिए ताकि हमें वो चीजें समझ में आ जाए। जब प्रश्न तुलनात्मक आशय के लिए दिया जाए, यानी दो चीजों की तुलना की जाए, तब इसके लिए संदर्भ बिंदु भी दिए जाने चाहिए। और प्रश्नों का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए कि जो सभी सदस्यों को उत्तर देने के अनुकूल हो और प्रश्न का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिससे पूर्ण उत्तर दिया जा सके और प्रश्न ऐसे होना चाहिए जिनका परिमाणात्मक विश्लेषण किया जा सके। तो एक शोधकर्ता को प्रश्नावली का निर्माण करते समय ये सारी बातों का ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है सजेशंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड क्वेश्चनायर, यानी हमारे उत्तम प्रश्नावली की रचना के लिए क्या सुझाव दिया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले उत्तर देने वालों की मनोवृत्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए जिससे वह उत्तर देने को तैयार हो सके, क्योंकि ना तो परामर्शकर्ता से परिचित होते हैं और ना ही शोध हो। इसके बाद हमारा प्रश्नों का उत्तर सूक्ष्म होना चाहिए। सजेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गुड क्वेश्चन, यानी प्रश्नावली को बनाने के लिए क्या क्या सुझाव देना चाहिए, तो प्रश्नों का उत्तर भी इसमें सूक्ष्म होना चाहिए। तीसरी बात इसमें यह आ रही है कि प्रश्नावली को शोध में आरंभ तभी करना चाहिए जब वह समस्या की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हो तथा न्यायाधीश की दृष्टि से वह उपयोगी हो, न्यायाधीश के सदस्यों की दृष्टि से वह उपयोगी हो। प्रश्नावली के साथ एक पत्र भी भेजना चाहिए जिसमें शोध के महत्व का उल्लेख करना चाहिए और प्रश्नावली को भरने संबंधी उसमें थोड़ा निर्देशन देना चाहिए। प्रश्नावली में अनावश्यक प्रश्नों को शामिल नहीं करना चाहिए। प्रश्नों का स्वरूप सूक्ष्म तथा बोधगम्य होना चाहिए और अधिक मात्रा में प्रश्नों की संख्या भी नहीं होनी चाहिए। अगला यह है कि जिन परिस्थितियों में प्रश्नों की रचना शामिल किए जाए वे सामान्य होने चाहिए।
जिन विद्यालयों का आकार बड़ा होता है उनकी समस्याएं छोटे विद्यालयों की समस्याओं से भिन्न प्रकार की होती हैं। अगला है कि प्रत्येक प्रश्न का महत्व पृथक होना चाहिए और यह स्पष्ट होना चाहिए कि वास्तव में शोधकर्ता किस प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करना चाहता है। प्रश्नों का स्वरूप सरल और सामान्य होना चाहिए। प्रश्नों की प्रकृति इस प्रकार होनी चाहिए जिसका सुगमता से संक्षेपीकरण किया जा सके और उनके उत्तरों की व्यवस्था भी सरलता पूर्वक हो सके। प्रश्नों का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें व्यक्तिनिष्ठ पक्षों का समावेश कम से कम हो। जिन प्रश्नों के उत्तर अधिक बड़े होते हैं उनके लिए संकेत चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्न संबंधी पुनरावृत्ति नहीं किया जाए। उत्तरदाता समय अभाव के साथ उत्तर भेजने के लिए डाक व्यय भी वहन नहीं करना चाहिए। इसलिए लिफाफे पर अपना पता टिकट लगाकर प्रश्नावली के साथ भेजना चाहिए। तो आज ये टॉपिक हमारा मेजरिंग द टूल्स ऑफ रिसर्च यानी हमारा प्रश्नावली का टॉपिक खत्म हुआ। अगले दिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।